गुड इवनिंग। साइंस की 10th की क्लास में हम लोगों ने कल चैप्टर शुरू किया था लाइफ प्रोसेस। जो बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है वो एनसीईआरटी का ये 6th चैप्टर है। इस चैप्टर में हमने कल इंट्रोडक्शन पढ़ा था थोड़ा सा, अभी उसी का एक पार्ट बचा है और एक उसमें इन्होंने बताया है लाइफ प्रोसेस का इंट्रोडक्शन हो गया था। अब नेक्स्ट टॉपिक है उसमें लिखा है व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस। लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं उसके बारे में बात कर रहे हैं अपन आज। तो लाइफ प्रोसेसेस क्या होते हैं, तो इन्होंने बताया इसमें कि द मेंटेनेंस फंक्शन। देखिए मैं आपको कल की बात याद दिलाता हूं तो आपको याद आएगा। लाइफ प्रोसेसेस का मतलब हमारी बॉडी के अंदर जितने भी प्रोसेस चलते हैं, इसमें न्यूट्रिशन है, रेस्पिरेशन है, एक्सक्रीशन है, ठीक है, ये जितने भी प्रोसेस होते हैं ये अ, ये सारे लाइफ प्रोसेस में आते हैं। अब बात आती है, कल हमने बात की थी कि आखिर लाइफ प्रोसेस जरूरी क्यों है। तो उसने एक बात बताई थी कि धीरे धीरे क्या होता है कि जो सेल होते हैं, लिखा है इफ ऑर्डर ब्रेक्स डाउन, तो ये जो ऑर्गेनिज्म विल नो लॉन्गर 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 बी अलाइव। तो वो कहता है कि अगर ये प्रोसेस बहुत लंबे समय तक नहीं चलता, जो ओरिजिनल सेल्स हैं बहुत लंबे समय तक नहीं चलते, इसलिए उनको रिपेयर और मेंटेन करना जरूरी है। तो रिपेयरिंग और मेंटेनिंग का काम कौन करता है? तो रिपेयरिंग और मेंटेनिंग का काम जो भी ऑर्गेनिज्म कर जो जो ऑर्गन्स करते हैं वो सब लाइफ प्रोसेस में काम आते हैं। तो लाइफ प्रोसेस क्या है? एक तरह से देखा जाए तो मेंटेनेंस फंक्शन है ये, ठीक है ना। इसने क्या लिखा? द मेंटेनेंस फंक्शंस ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर। तो बात यह है कि जब जब हम कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं, ठीक है ना, उसके लिए हम कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं, तब भी ये जो लाइफ प्रोसेस है वो होता रहता है, वो अपने आप चलता रहता है, ठीक है ना। द मेंटेनेंस फंक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म मस्ट गो ऑन इवन व्हेन दे आर नॉट डूइंग एनीथिंग पर्टिकुलर पर्टिकुलर पर्टिकुलर, ठीक है। तो कहना चाहता है कि जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनके अंदर जो लाइफ प्रोसेस है वो कैसा होना चाहिए? कंटिन्यूसली चलना जरूरी है, ठीक है। और वो उस समय भी चलता रहता है जब हम कोई उसके लिए कोई स्पेशल कोई अलग से कोई काम नहीं करते होते हैं, कोई पर्टिकुलर फंक्शन नहीं कर रहे होते हैं, तब भी वो चलता रहता है। इवन व्हेन वी आर जस्ट सिटिंग इन क्लास, जब हम क्लास में बैठे हैं कोई काम नहीं कर रहे हैं, तब भी लाइफ प्रोसेस के अंदर जो जो भी फंक्शन है वो अपने आप हो रहे हैं, ठीक है ना। और वो तब भी हो रहे हैं इवन इफ वी आर जस्ट अस्लीप, जब हम सो रहे होते हैं तब भी हमारा लाइफ प्रोसेस काम कर रहा होता है, ठीक है। आगे इसने लिखा है इसमें दिस मेंटेनेंस जॉब हैज टू गो ऑन। ये जो मेंटेनेंस का जॉब है वो उस समय भी काम करता रहता है जब हम सोते होते हैं या क्लास में बैठे होते हैं। आगे इसने बताया द प्रोसेसेस विच आर टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब आर लाइफ प्रोसेस। तो ये जितने भी प्रोसेसेस हैं, ये जितने भी काम हैं जिसमें मैंने आपको गिनाए थे, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, ठीक है ना, ये जितने भी प्रोसेस हम पढ़ेंगे आगे सब कुछ आएगा इसके अंदर। 4 प्रोसेसेस बताएगा वो सारे प्रोसेसेस क्या होते हैं? लाइफ प्रोसेस में आते हैं, ठीक है। तो क्या बताया इन शॉर्ट उसने? द प्रोसेसेस विच टुगेदर परफॉर्म दिस मेंटेनेंस जॉब। इस मेंटेनेंस जॉब करने में जो प्रोसेसेस हो रहे हैं वो सारे प्रोसेसेस लाइफ प्रोसेस कहलाते हैं, ठीक है। आगे सुनिए नेक्स्ट पैराग्राफ। सिंस दीज मेंटेनेंस प्रोसेस आर नीडेड टू प्रिवेंट डैमेज एंड ब्रेक डाउन एनर्जी इज नीडेड फॉर देम। तो इसने बताया क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि जो मेंटेनेंस प्रोसेस है वो कोई चीज, कोई अंदर का ऑर्गेनिज्म टूट गया, उसमें कोई कोई इंजर्ड हुआ है, तो उसमें उसके लिए भी काम आता है, मतलब वो अपने सेल को रिपेयर कर रहा है, ठीक है, टिश्यूज को रिपेयर कर रहा है, तो उसमें भी ये जो मेंटेनेंस प्रोसेस है वो होती रहती है, उसकी जरूरत पड़ती है। तो उस काम को करने के लिए हमें, अब देखो धीरे धीरे एंटर हो रहा है वो, ठीक है ना। इस काम को करने के लिए इसमें हमें रिपेयरिंग का वर्क करना है, जिसमें कोई चीज, कोई अंदर का कोई सेल है वो टूट गया है, डैमेज हो गया है, तो उसको उसको हमें क्या करना? रिपेयर करना है। तो उसमें उसमें हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो बात है कि एनर्जी आती कहाँ से है, ठीक है। दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम, आगे क्या बोला उसने? एनर्जी पड़ती है, दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम आउटसाइड द बॉडी ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स। तो किसी इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म के आउटसाइड से ये एनर्जी आती है, ठीक है ना।
This energy comes from outside the body of the individual organism. So there must be a process to transfer a source of energy them outside the body of the organism. तो फिर क्या हुआ, इसलिए क्या करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म, जो भी एनर्जी लेता है वो बाहर से लेता है। तो फिर बॉडी के अंदर एनर्जी अपन डायरेक्टली तो लेते नहीं है, कोई भी ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली एनर्जी तो लेगा नहीं, वो एनर्जी कहाँ से जाएगी, फूड के थ्रू जाएगी, ठीक है ना। तो फूड कहाँ से ले रहे हैं हम लोग, बाहर से ले रहे हैं, क्योंकि हम क्या है, एटोट्रॉप्स हैं, ठीक है ना। तो सही ऑटोट्रॉप्स नहीं है, हम लोग कैसे हैं, जो हम बाहर से फूड लेते हैं। तो इसने बताया इसमें कि विचार विच वी कॉल फूड, उसके लिए हम फूड लेते हैं, टू द इनसाइड फूड अंदर जाता है, द प्रोसेस वी कॉमनली कॉल न्यूट्रिशन, जिसमें एक ऐसा प्रोसेस जिसमें फूड अंदर जाता है और एनर्जी बनती है, उसको हम बोलते हैं न्यूट्रिशन। तो इफ द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज टू ग्रो, if the body size of the organism is to grow, अब क्या बॉडी साइज भी ग्रो करना है, हर ऑर्गेनिज्म पहले बहुत छोटा होता है, धीरे धीरे बड़ा होता है, ठीक है ना। तो उसको क्या चाहिए, एडिशनल रॉ मटेरियल चाहिए उस काम के लिए। तो वो एडिशनल रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, सुनते जाना, धीरे धीरे सारी चीजें हो जाएंगी इसके अंदर। तो क्या विल ऑल्सो बी नीडेड फ्रॉम द आउटसाइड, तो उसको एडिशनल रॉ मटेरियल कहाँ से चाहिए, बाहर से चाहिए। सिंस लाइफ ऑन द अर्थ डिपेंड ऑन द कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स, क्योंकि अर्थ के ऊपर जितनी भी लाइफ है वो कार्बन बेस्ड है, कार्बन बेस्ड मॉलिक्यूल्स से बनी हुई है, ठीक है ना। इसलिए हमारे जितने भी फूड हैं उसमें ज्यादातर कार्बन कंटेन होता है। तो मोस्ट ऑफ दीज फूड सोर्सेज आर ऑल्सो कार्बन बेस्ड, इसलिए जो हमारा फूड होता है वो कार्बन बेस्ड फूड होता है। डिपेंडिंग ऑन द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दीज कार्बन सोर्सेज, अब आप क्या करते हो, जब आप फूड लेते हो तो वो जो कार्बन फूड में है वो कार्बन बॉडी के अंदर जाता है। डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स कैन देन यूज डिफरेंट काइंड ऑफ न्यूट्रिशनल प्रोसेस, हर एक ऑर्गेनिज्म का अपना जो न्यूट्रिशनल प्रोसेस है वो अलग अलग होता है, उसका फूड लेने का तरीका अलग अलग होता है, ठीक है ना। नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने बताया द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड, हम जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब एनवायरमेंट से बाहर से एनर्जी ले रहे हैं, ठीक है ना। तो इसने बताया कि द आउटसाइड सोर्सेज ऑफ एनर्जी कुड बी क्वाइट वेरिड, आउटसाइड से एनर्जी सोर्स लेने का जो तरीका है सबका अलग अलग है। सिंस द एनवायरमेंट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ द इंडिविजुअल ऑर्गेनिजम्स, हर एक ऑर्गेनिज्म के लिए एक जैसा तरीका नहीं है, ठीक है ना। वो अपने एनवायरमेंट के हिसाब से अलग अलग तरह से फूड लेता है, अलग तरह से एनर्जी लेता है। दीज सोर्सेज ऑफ एनर्जी देयरफॉर नीड टू बी ब्रोकन डाउन बट बिल्ड अप इन द बॉडी, ठीक है। अब बता रहा कि जैसी बॉडी के अंदर एनर्जी आती है इन सोर्सेस से, तो उसके लिए क्या होता है, मतलब आपने फूड लिया तो वो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स फूड को क्या होगा, सबसे पहले तोड़ना पड़ेगा, जब वो टूटेगा, सिंपल सी बात है, आपकी बॉडी के अंदर क्या है, कार्बन बेस्ड फूड है, माने ग्लूकोज है। ग्लूकोज कैसा है, कॉम्प्लेक्स एलिमेंट है, जैसे ऑक्सीजन जाती है ऑक्सीजन से ग्लूकोज रिएक्शन करता है, उसके बाद सिंपलर सब्सटेंस में बदल जाता है, किस किस में, वाटर में और कार्बन डाइऑक्साइड में। तो ये जो प्रोसेस है ये हमारा न्यूट्रिशनल प्रोसेस में आता है, ठीक है। ब्रोकन डाउन एंड बिल्ड अप इन बॉडी एंड मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड इनटू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट, और इस जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था इसमें ग्लूकोज कन्वर्ट हुआ है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में, उसमें बहुत एनर्जी बनती है, वही एनर्जी हमारे काम आती है। तो मस्ट बी फाइनली कन्वर्टेड टू यूनिफॉर्म सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कैन बी यूज्ड फॉर द वेरियस मॉलिक्यूलर मूवमेंट needed for the maintaining living structures as well as to the kind of molecule the body needed to grow। इस तरह से फिर बॉडी ग्रो करती है। तो पहली बात तो है एनर्जी कहाँ से मिलेगी, तो हम आउटसाइड फूड लेते हैं उससे एनर्जी मिलेगी। फिर हमें रॉ मटेरियल चाहिए तो वो भी आउटसाइड से आएगा तभी होगा, ठीक है ना। तो क्या क्या करेंगे, फूड जब बॉडी के अंदर जाता है वो कॉम्प्लेक्स होता है, वो टूटता है, फिर वो धीरे धीरे वो सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है, और इस तरह से हमारी बॉडी ग्रो करती है, हर एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी ग्रो करती है। फॉर दिस अ सीरीज ऑफ केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी आर नेसेसरी, इस प्रोसेस में बहुत सारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं जो बॉडी के लिए जरूरी है, जिसमें ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग होता है, कल हमने पढ़ा था ऑक्सीडाइजिंग रिड्यूसिंग, इसमें ऑक्सीजन लेते हैं, ऑक्सीजन जुड़ जाती है कुछ सब्सटेंस के साथ में और कुछ से अलग हो जाती है। तो ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग रिएक्शंस आर सम ऑफ द मोस्ट कॉमन केमिकल मीन्स टू ब्रेक डाउन मॉलिक्यूल्स, और वही मॉलिक्यूल्स को ब्रेक डाउन करने का काम करता है।
For this, many organisms use oxygen sourced from outside the body. The process of, यहां से अंडरलाइन करो, the process of acquiring oxygen from outside the body, एक ऐसा प्रोसेस जिसमें बॉडी आउटसाइड से ऑक्सीजन लेती है, एंड टू यूज इन द प्रोसेस ऑफ ब्रेक डाउन द फूड, और वो ऑक्सीजन बॉडी के अंदर जो फूड होता है उसको ब्रेक डाउन करने का काम करता है. फूड सोर्सेज ऑफ सर्कुलर नीड्स, सेलुलर नीड्स, सेल के लिए जरूरी है, ठीक है ना, इज व्हाट वी कॉल रेस्पिरेशन, उसी को हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. तो पहला लाइफ प्रोसेस में उसने क्या बताया आपको, पहले पैराग्राफ में न्यूट्रिशन के बारे में बात की. न्यूट्रिशन में क्या होता है, हम जो फूड लेते हैं वो फूड ब्रेक डाउन होता है, ऑक्सीजन उसमें एनर्जी बनती है, उसको हम न्यूट्रिशन बोलते हैं. दूसरे वाले में उसने क्या बताया कि ऑक्सीजन को हम लेते हैं, बॉडी के अंदर जाती है वो, और वो इस ब्रेक डाउन करने काम करती है फूड को, ठीक है, हर एक सेल के अंदर ये प्रोसेस हो रहा है, उसको हम रेस्पिरेशन बोलते हैं. अब हम नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलते हैं. नेक्स्ट पैराग्राफ में उसने बोला इन द केस ऑफ द सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म, अगर हम सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म की बात करें, हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म की बात करें, तो उसने बोला है नो स्पेसिफिक ऑर्गन फॉर टेकिंग इन फूड. उस यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर कोई ऐसा ऑर्गन नहीं होता जो सिर्फ इस काम के लिए होता हो कि वो फूड वहां से लेगा, ठीक है ना, तो इसके लिए कोई स्पेशल ऑर्गन होता है ना, उसके अंदर एक्सचेंज ऑफ गैसेस करने के लिए कोई ऑर्गन होता है. हम यूनिसेलुलर की बात करें, एक ही सेल सारे काम करता है, फूड भी वही लेता है, गैसेस का एक्सचेंज भी वही करता है, और रिमूवल ऑफ वेस्ट भी वही करता है, कोई स्पेशल ऑर्गन नहीं होता, ठीक है ना, एक ही सेल सारे काम कर रहा है. तो टेकिंग इन फूड, एक्सचेंज ऑफ गैसेस और रिमूवल ऑफ वेस्ट मे बी नीडेड बिकॉज द एंटायर सरफेस ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज इन द कॉन्टेक्ट विद द एनवायरमेंट. ये सब तीनों कामों करने के लिए, जो उसका लाइफ प्रोसेस है उसको करने के लिए, उसका जो एंटायर सरफेस है वो काम करता है. जैसे अमीबा, पैरामीशियम की बात करें जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स हैं, तो फूड भी उसी से लेते हैं, वो सीडोपोडिया बने अमीबा में, फूड ले लिया, फिर उसके अंदर उन्होंने डाइजेस्ट भी कर लिया, न्यूट्रिशन हो गया, ठीक है, रेस्पिरेशन उसके सरफेस से ही होता है, वेस्ट करना है इसको रिमूवल तो वो सरफेस से ही करेगा, ठीक है ना. ये सारी चीजें उसके सरफेस से ही होती हैं, उसमें कोई स्पेशल इस काम के लिए ऑर्गन्स नहीं होते हैं. बट व्हाट हैपन व्हेन द बॉडी साइज ऑफ द ऑर्गेनिज्म इंक्रीजेस, लेकिन जैसे जैसे बॉडी साइज बढ़ता जाता है वो मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में आता है, एंड द बॉडी डिजाइन बिकम्स द मोर कॉम्प्लेक्स, और बॉडी डिजाइन उसका मोर कॉम्प्लेक्स हो जाता है, मतलब उसमें बहुत सारे ऑर्गन्स बनते जाते हैं अलग एक एक काम को करने के लिए, जैसा कि मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में होता है. तो बताया इसने इन मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म ऑल द सेल्स मे नॉट बी डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द सराउंडिंग एनवायरमेंट. मल्टी सेलर ऑर्गेनिज्म में तो ऐसा नहीं है कि जो ऑर्गन्स हैं अंदर के वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहते हो, ठीक है ना. आपने देखा ना, जैसे आपके जो लंग्स हैं, क्या वो डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में है, वो खुद लंग्स अपने आप ऑक्सीजन ले लेते हैं, नहीं, उसके लिए एक प्रोसेस है वो पूरा होता है, डाइजेशन का एक प्रोसेस है वो पूरा होता है. तो इस तरह से उसने बोला द सिंपल डिफ्यूजन विल नॉट मीट द रिक्वायर ऑफ ऑल द सेल्स. इसलिए हर सेल के अंदर सिंपल डिफ्यूजन से काम नहीं चलेगा, उसके लिए ऑर्गेन्स अपना अपना काम करेंगे, हर ऑर्गेन्स के सेल्स हैं वो अपना अपना काम करेंगे, तब कहीं जाके पूरा लाइफ प्रोसेस हो पाता है. इसीलिए बॉडी का हर पार्ट अपना अपना काम करता है. रेस्पिरेशन वाले जो पार्ट है वो रेस्पिरेशन काम करेंगे, न्यूट्रिशन वाले अपना काम करेंगे, एक्सक्रीशन वाले अपना काम करेंगे. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ पे आते हैं. वी हैव सीन प्रीवियसली सो हाउ द मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स. अब अपन जरा और देखें, पहले हम पढ़ चुके हैं उसके बारे में. मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स वेरियस बॉडी पार्ट हैव स्पेशलाइज्ड इन द फंक्शन दे परफॉर्म. आपको मालूम है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में बहुत सारे ऑर्गन्स हैं जो अपना अपना काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना. वी आर फेमिलियर विद द आइडिया ऑफ दीज स्पेशलाइज्ड टिश्यूज. आप उस तरह के टिश्यूज के बारे में 9th क्लास में पढ़ चुके हो, ठीक है. जिस हार्ट के अपने टिश्यूज हैं वो हार्ट वाला वर्क कर रहे होते हैं, मस्कुलर टिश्यूज अपना काम कर रहे होते हैं, एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म. और इस तरह से वो एक ऑर्गेनाइज की तरह काम करते हैं, है ना, पूरे ऑर्गेनाइज हैं, हर एक को अपना अपना काम मालूम है क्या करना है. ऑक्सीजन देने का काम अगर लंग्स कर रहे हैं तो फिर हार्ट को मालूम है उसे क्या करना है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेल तक पहुंचाना है, डीऑक्सीजनेटेड को फिर हार्ट तक लाना है, ये सारा काम पता है. और जो फूड हम लोग ले रहे हैं उसको भी पता है कि वो कैसे डाइजेस्ट होना है. तो हर ऑर्गन्स अपना काम उसमें कर रहा होता है, वो इसके स्पेशलाइज्ड टिश्यूज हैं जो काम करते हैं, एंड विद देयर ऑर्गेनाइजेशन इन द बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म, ठीक है. इट इज देयरफॉर नॉट सरप्राइजिंग दैट द अपटेक ऑफ फूड एंड द ऑक्सीजन will also be the function of the specialized tissues. However, this pose a problem since the food and oxygen are now taken up at one place in the body to the
बॉडी ऑफ द ऑर्गेनिज्म। इसमें वो ये बताना चाहता है, लेकिन जैसे जैसे साइज बढ़ता जाता है बॉडी का, वैसे वैसे वो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती जाती है। नहीं सॉरी, हम लोग क्या पढ़ रहे हैं कि इसमें आपको सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए कि जो फूड है और ऑक्सीजन है, ठीक है ना, वो हमारे जो स्पेशल टिश्यू हैं, स्पेशलाइज टिश्यू हैं, वो उस काम को कर रहे हैं फूड को लेने का, और ऑक्सीजन का उसमें यूज होगा, फिर वो सब और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आएगा, वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। लेकिन इससे क्या होता है, इससे एक प्रॉब्लम होती है कि जो फूड है उसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। तो वो जो काम है जिसमें ऑक्सीजन को लेके फूड और सिंपल सब्सटेंस में आएगा, ये हमारी बॉडी के कुछ पार्ट या कुछ ऑर्गेन्स ही करते हैं। कोई एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गेन है वही काम करेगा, और वहां के टिश्यूज इस काम करेंगे, पूरी बॉडी काम नहीं करेगी। आप सोचो मस्कुलर टिश्यू काम करेगा तो नहीं करेगा, रेस्पिरेशन वाला इस काम करेगा तो नहीं करेगा, सबके अपने अपने काम है, वही करते हैं, ठीक है। इसके बाद लिखा है, लेकिन क्या होता है, जो एनर्जी बनती है उसकी जरूरत पूरी बॉडी को पड़ती है। ऐसी कंडीशन में मतलब ये जो डाइजेशन हो रहा है, डाइजेशन होके जो न्यूट्रिशन वाला प्रोसेस हो रहा है या रेस्पिरेशन हो रहा है, उसमें एनर्जी बन रही है। अब एनर्जी बनती तो कुछ स्पेशल कुछ ऑर्गन्स में, लेकिन उस एनर्जी की जरूरत पूरे सेल्स को पड़ती है। तो अब क्या क्या कहाँ पहुंच रहे हैं हम लोग, अब हम ट्रांसपोर्टेशन में जा रहे हैं। ट्रांसपोर्टेशन भी लाइफ प्रोसेस का एक पार्ट है। तो उसमें जो एनर्जी बनी है, उस एनर्जी को हमें कहाँ तक पहुंचाना है, एक एक सेल तक पहुंचाना है, बॉडी के हर पार्ट तक पहुंचाना है। तो इसके लिए हमें ट्रांसपोर्टेशन की जरूरत पड़ेगी। तो इसने लिखा, दिस सिचुएशन क्रिएट अ नीड फॉर अ ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। इसमें भी ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम चाहिए फॉर कैरिंग फूड, जो फूड को ले जाएगा, ऑक्सीजन को ले जाएगा एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर, ठीक है। तो आपने अभी तक 3 लाइफ प्रोसेस पढ़े। सबसे पहले न्यूट्रिशन, क्या काम हो रहा है, रेस्पिरेशन में क्या हो रहा है, और ट्रांसपोर्टेशन क्यों जरूरी है, ठीक। अब नेक्स्ट पैराग्राफ पे चलिए। उसने लिखा है इसमें नेक्स्ट पैराग्राफ में, व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन। आपको मालूम है एक केमिकल रिएक्शन के अंदर कार्बन एक सोर्स है, क्योंकि फूड में कार्बन है, ठीक है, और ऑक्सीजन का उसमें यूज होता है, इससे बहुत सारे प्रोडक्ट बनते हैं। तो इसने बताया कि व्हेन केमिकल रिएक्शन यूज द कार्बन सोर्स एंड द ऑक्सीजन फॉर एनर्जी जनरेशन, द क्रिएट दे क्रिएट बाय प्रोडक्ट्स। अब ये बाय प्रोडक्ट्स क्या होते हैं, बाय प्रोडक्ट्स वो होते हैं जो हमारी जरूरत के नहीं है। जो जरूरत के हैं वो तो हम यूज करते हैं, वो सब चीजें होती हैं, लेकिन जब ये केमिकल रिएक्शन होते हैं कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी बनते हैं जो बॉडी के लिए यूजफुल नहीं है, बॉडी किसी काम के नहीं है। दे आर नॉट ओनली अनलेस यूजलेस, सॉरी, दे आर नॉट ओनली यूजलेस, वो केवल यूजलेस ही नहीं है फॉर द सेल ऑफ द बॉडी, बट कुड इवन बी हार्मफुल। अगर वो बॉडी के अंदर रह गए तो वो बॉडी के लिए हार्मफुल भी हो सकते हैं, ठीक है। ऐसी कंडीशन बन रही है। बात समझ में आ रही है ना आपको, कि कभी कभी जो केमिकल रिएक्शंस होते हैं, तो उन केमिकल रिएक्शंस में कुछ ऐसे बाय प्रोडक्ट बन जाते हैं जो बॉडी के लिए यूजलेस हैं, उनकी जरूरत ही नहीं है बॉडी को। इतना ही नहीं, वो बॉडी के लिए अगर बॉडी में रह गए तो उनके लिए हार्मफुल भी होंगे। तो क्या करना है अपने को, ऐसे बाय प्रोडक्ट को, ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट को हमें रिमूव करना है। तो फोर्थ जो राइट प्रोसेस आया वो स्टेप काम आएगी, कौन सी वाली, एक्सक्रीशन वाली। तो दीज वेस्ट बाय प्रोडक्ट्स आर देयरफॉर नीडेड टू बी रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी। तो अब जरूरत है कि ऐसे वेस्ट प्रोडक्ट को जो हमारे काम के नहीं है उसे बॉडी से रिमूव किया जाए, एंड डिस्कार्ड आउटसाइड बाय द प्रोसेस कॉल्ड एक्सक्रीशन। ऐसा प्रोसेस जिसमें इस तरह के प्रोडक्ट को हम रिमूव करते हैं, बॉडी से बाहर निकालते हैं, उसे हम बोलते हैं एक्सक्रीशन, ओके। अगेन, if the basic rules for the body design and multicellular organism are followed, specialized tissues for excretion will be developed, which means that the transportation system will need to transport waste away from the cells to the excretory tissue. अब इसमें लास्ट वाले में वो बात बताता है यहां से कि जो मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं उनका जो बॉडी डिजाइन होता है, उन्हें कुछ उनके रूल्स हैं, उन्हीं पे वो काम करते हैं। तो जो एक्सक्रीशन है उसको उस काम करने के लिए भी कुछ स्पेशल टिश्यूज हैं जो एक्सक्रीशन का ही काम कर रहे होते हैं, ठीक है ना। जैसे उसमें किडनी आती है, उसमें आपका जो जो प्यूरिफिकेशन का काम कर रहे होते हैं, जो वेस्ट का काम कर रहे होते हैं, वो सारे ऑर्गेन्स आते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि ट्रांसपोर्टेशन की जरूरतों पड़ती है। तो जो वेस्ट मटेरियल है, अभी ट्रांसपोर्टेशन में क्या हो रहा था, जो एनर्जेटिक चीजें थी, जो ऑक्सीजन था, वो पूरे बॉडी के सेल तक लाया जा रहा था।
फिर सेल के अंदर जो वेस्ट है उसको कहां तक लाना है, उसको वापस वहां तक लाना है जहां से हम उसे रिमूव कर सकें। तो ये काम भी कौन कर रहा है, ट्रांसपोर्टेशन ही कर रहा है। ठीक है, सेल के लिए यूजफुल चीजों को सेल तक ले जाना और फिर सेल से वेस्ट को कहां तक लाना, जहां से उसे रिमूव करना है, जहां से उसे एक्सक्रीट करना है, ये सब काम ट्रांसपोर्टेशन का हुआ। ठीक है, तो इसकी हमें जरूरत पड़ती है और फिर वो वहां उन टिश्यूज तक पहुंचाया जाता है जो टिश्यूज एक्सक्रीटरी टिश्यूज होते हैं और उनका वो उसको रिमूव कर देते हैं। लेट अस कंसीडर दीज वेरियस प्रोसेस सो एसेंशियल टू मेंटेन लाइफ। इस तरह से एक एक अपना काम करता है और ये पूरा लाइफ प्रोसेस हमारी बॉडी का जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का है वो कंप्लीट होता है। ठीक है, अब हमने जो 4 बड़े बड़े टॉपिक पढ़े हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन और लास्ट एक्सक्रीशन, इन सबको डिटेल में पढ़ेंगे। एक एक करके हम मंडे से इस बात को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, ये इंट्रोडक्शन ही था जिसमें आपको कल बहुत छोटी छोटी बातें बताई गई थी और आज ये बताया गया लाइफ प्रोसेस में क्या क्या चीजें आती हैं और क्यों जरूरी होती हैं। ओके, तो 1 मिनट का ब्रेक करो, फिर मैं इसके बाद मैथ्स कराता हूँ।